नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और अब बात बाबा रामदेव के पतंजलि दवाओं के भ्रामक दावों की। आयुर्वेद दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर आज योग गुरु रामदेव और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो किया है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कोर्ट में रामदेव और बालाकृष्ण ने माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आपकी माफी हमें स्वीकार नहीं है, आप पर अवमानना की कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के मुताबिक केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। अब इस मामले में कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है और इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। वहीं इस मामले में अब 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। और आइए इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए गहराई से अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष, इतना गुस्से में सुप्रीम कोर्ट शायद पहले बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्या कारण रहा इसके पीछे? जी देखिए निधि, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नाराजगी इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया। सबसे पहले उनको कहा कि आप कोई भी भ्रामक जो विज्ञापन है वो नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने न केवल भ्रामक विज्ञापन जारी किए, इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तुरंत की। उसके बाद नोटिस जब भेजा गया, नोटिस का जवाब उन लोगों ने नहीं दिया। नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पहले सिर्फ बालकिशन और पतंजलि आयुर्वेद को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद ये सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट भड़क गया, क्योंकि जवाब दाखिल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये अदालत की एक तरह से अवहेलना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसके सारे आदेशों को ये लोग जो हैं वो किसी भी तरह से मान नहीं रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। तो उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि बालकिशन के साथ साथ रामदेव भी कोर्ट में तलब होंगे। शोकॉज नोटिस जारी किया था अवमानना को लेकर और कहा था कि आपके खिलाफ क्यों ना अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। आज दोनों सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, दोनों ने माफ़ी मांगी, लेकिन 1.5 घंटे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खरी सुनाई। उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं, देश की हर अदालत का कोई आदेश होगा वो माना जाना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और आप चाहे कितने भी ऊंचे हों, लेकिन आप कानून से ऊंचे नहीं हैं। आपने बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, आपने इसे हल्के में लिया है, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। काफ़ी इस तरीके से काफ़ी नाराज़गी 1-1.5 घंटे तक चलती रही। रामदेव और बालकिशन दोनों माफ़ी मांगने को तैयार थे, वहाँ पर भी माफ़ी मांगने को तैयार थे, लेकिन जो हलफनामे दाखिल किए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे की भाषा से लगता है कि आप सशर्त माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा और सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि कोविड में भी इस तरीके के भ्रामक दावे किए गए, जनता को भ्रमित किया गया, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रही। हम हैरान हैं। उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते में बताना है कि जो ये भ्रामक विज्ञापन जो दिए गए और जो कंप्लेंट इनके खिलाफ हुई थी उस पर क्या एक्शन लिया गया है, और 1 हफ्ते में इन दोनों को भी एक बेहतर माफ़ीनामा यानी बिना शर्त माफ़ी मांगनी होगी अच्छे तरीके से। शायद अदालत उसके बाद उन्हें माफ़ कर दे। ये सिर्फ कंटेम्प्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रिट जो आईएमए की थी कि इस तरह के विज्ञापनों पे कुछ नहीं हो रहा है और ये विज्ञापनों पे रोक होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो मामला भी अभी आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड और लोग की आस्था और विश्वास है इस पे। ऐसे में जब आपने बोला कि हलफनामे को हल्के में लिया गया और जो तमाम देने थे, शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी पिछली बार के बाद, तो वो रुख जो था वो शायद आड़े आया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे, देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत है, अगर उसके आदेशों की कोई अवहेलना करेगा, उसका पालन नहीं करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के विज्ञापन ना दें, तो उसके बावजूद उस तरह के न केवल विज्ञापन दिए गए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, ये बताते हुए कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। दूसरी ये चीज़ हुई कि जब ये सब घटना हुई तो एक गुमनाम चिट्ठी सीजीआई को और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को मिली, जिसमें वो विज्ञापन का जिक्र था। वो विज्ञापन की जो अखबारों की कटिंग थी और उसके साथ साथ ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्होंने ये किया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ही विज्ञापन पर रोक लगाई। आज की तारीख में पतंजलि आयुर्वेद इस तरह के कोई ऐड नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है कि आप कोई आदेश नहीं देंगे, कोई भी ऐड नहीं देंगे। और उसी के साथ साथ बालकिशन और पतंजलि को, उस समय रामदेव इसमें पार्टी नहीं थे, बालकिशन को और पतंजलि को नोटिस जारी किया था कि आप जवाब दीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया।
और टाइम मांगने लगे अगली तारीख पर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये भारत के कानून की, देश की सबसे बड़ी अदालत की अवहेलना कर रहे हैं, एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा और उनको हाजिर होने का तलब कर लिया गया। अगली तारीख पर भी उनको छूट नहीं दी है। उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था उस पर भी सवाल उठाए और कहा कि आपने हलफनामे में ये कहा, एजेम्पशन उन्होंने मांगी थी कि उन्हें छूट दी जाए पेशी से, उसमें ये कहा था कि हमने कुछ दस्तावेज लगाए, लेकिन वो दस्तावेज हलफनामे में नहीं थे। उससे सुप्रीम कोर्ट और नाराज हुआ और कहा ये परजुरी का भी मामला है, यानी कोर्ट में झूठे शपथ पत्र पर झूठे बयान देने का मामला है। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरीके से लिया है कि वो कह रहे हैं कि जो कानून की महिमा है वो बनी रहनी चाहिए। जब देश की सबसे बड़ी अदालत इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करती है तो सबको समझ जाना चाहिए कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर किसी ने सवाल उठा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आशीष, क्योंकि देशवासियों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मानना एक तरह से नहीं होनी चाहिए, साथ ही जो खिलवाड़ का, सेहत से खिलवाड़ का ये मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए स्टूडियो में। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह उत्तराखंड में रुद्रपुर में थे तो दोपहर में राजस्थान के कोटपुतली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोटपुतली की रैली में कहा कि वे मौज करने नहीं, मेहनत करने के लिए आए। इससे पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में फिर से लौटी तो देश में आग लग जाएगी। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद संजय को जमानत दे दी है। अहम है कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जा सकती है, हालांकि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे संजय सिंह। तो आज शाम तक, देर शाम तक या कल तक ये रिहाई संभव है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। बागपत सीट पर भले ही बीजेपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां चौधरी परिवार की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सवाल ये भी है कि क्या जमीन पर बीजेपी आरएलडी के कार्यकर्ताओं का गठबंधन है? बागपत के क्या है जमीनी मुद्दे, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा आज बागपत पहुंची है और बागपत की सीट इसलिए बहुत खास है क्योंकि 7 बार चौधरी अजीत सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता जो निवर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट तक यहां से काट दिया गया, जो सतपाल सिंह हैं, और अब
बागपत के जमीनी मुद्दे क्या है, गन्ना किसान क्या सोचते हैं और आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं राजकुमार सांगवान वो क्यों बागपत सीट से लड़ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दरमियाना कद, चेहरे पर हल्की हंसी और कार्यकर्ताओं से घिरे ये राजकुमार सांगवान हैं। इनकी सादगी पर मत जाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर चौधरी परिवार ने बागपत की सियासी विरासत फिलहाल इन्हीं को सौंप रखी है। वो सोमवार को बिना कोई हो हल्ला किए अपने 9 प्रस्तावकों समेत नामांकन करने बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके प्रस्तावकों में जाकिर बाबा जैसे पुराने आरएलडी कार्यकर्ता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय तक शामिल हैं। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चौधराहट कायम रखने के लिए बागपत की ये सीट जीतना जरूरी है। यही वजह है कि पहले उनके खुद के यहां से लड़ने, फिर उनकी पत्नी चारू के लड़ने की अटकलों को विराम देते हुए राजकुमार सांगवान जैसे वफादार और पुराने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाया जा रहा है। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, जो भरोसा चौधरी साहब ने मुझ पर जताया है, ये बड़ा फैसला है क्योंकि ये ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि है। ये तो बहुत पावन भूमि है और उनकी विरासत की सीट पर मुझ पर जो भरोसा जताया, ये मेरे जीवन की परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है। परीक्षा की सबसे बड़ी है कि जो मेरा जिस तरह मैंने सीखा है उनसे काम करना और जिस विचारधारा में चलता रहा अब तक, और जो सफ़र मैंने तय करते हुए जो पर्चा बांटने से और पर्चा बिल्ला बांटने से चौधरी साहब का, और आज उसी सीट पर पर्चा भरने का जो सफ़र मैंने तय किया है, तो ये मेरे लिए भावुक पल भी है। बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाने के लिए 2 बार के सांसद रहे सत्यपाल सिंह को सियासी तौर पर कुर्बान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल सबके मन में है कि जाटलैंड की 2 सियासी ताकतें बीजेपी और आरएलडी जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही हैं, क्या उनके कार्यकर्ता जमीन पर एक होंगे? ये बात जानने के लिए एनडीटीवी की चुनावी टीम जाटों के सबसे बड़े गांव हसावदा पहुंची। ये गांव इसलिए भी सुर्खियों में रहा है कि एक समय आरएलडी के समर्थक और बीजेपी के धुर विरोधी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक इसी गांव से हैं। हमने बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं से जब इस बारे में पूछा तो जवाब बड़े दिलचस्प मिले। गांव में मतलब एक बर्लिन दीवार बनी हुई थी। अच्छा, अब की बार वो बर्लिन दीवार ढह चुकी है। तो पूरी उम्मीद है कि राजकुमार सांगवान एक बहुत जानदार कैंडिडेट भी हैं और जयंत चौधरी की भी इस मामले में बहुत काफी बड़ाई हो रही है कि उन्होंने खीर को टिकट दिया है। तो राजकुमार सांगवान का व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा। समाजवादी के गठबंधन में तो हमारा पहले ही मन नहीं लगता था। वो तो चौधरी साहब ने अब हाँ भर ली थी उसकी अखिलेश की, हम ऊपर जबरदस्ती पूरे पाट देते ना, हमें तो मन हमारा जब भी यही था मन हाँ, तो जबरदस्ती पूरा पाटना पड़ता था। वो अखिलेश अपने घर नहीं चल रहा अपना, उसकी फुप्पी नाराज, चाची नाराज, चाचा नाराज, चाचा का चौथा नाराज, उसके घर में जूत बज रहा उनका, तो वहाँ पार्टी कहाँ है वहाँ। आइए अब चलते हैं बीजेपी आरएलडी के खिलाफ लड़ रही सपा के उम्मीदवारों की तरफ। यहाँ से सपा के उम्मीदवार मनोज चौधरी हैं, लेकिन अब उनकी जगह अमरपाल शर्मा को टिकट देने की अटकलें जोरों पर हैं। वो पहले गाजियाबाद से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अनुभव के लिहाज से अमरपाल शर्मा मझे हुए नेता हैं, लेकिन जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। बागपत के आंकड़े को देखें तो 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 5,25,000 वोट मिले थे, जबकि जयंत चौधरी को 5 लाख वोट मिले थे। बागपत लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यानी 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं। करीब 3,45,000 जाट, 1,75,000 ब्राह्मण, 1,50,000 जाटो और 1 लाख के करीब ठाकुर वोट हैं। यही वजह है कि जाटों के दबदबे वाली इस सीट पर बीते 60 सालों में केवल एक ब्राह्मण उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। अब बात यहाँ के विकास और समस्याओं की। बागपत को सैटेलाइट शहर बनाया जा रहा है। बागपत दिल्ली देहरादून हाईवे से कनेक्ट हो चुका है। वैसे बागपत गन्ने की खेती की वजह से जाना जाता है, लिहाजा हम गन्ना किसानों के पास पहुंचे। गन्ने को लेकर किसानों की 2 बड़ी मांग रही हैं। पहला, गन्ने के दाम 400 रुपए कुंटल हो, दूसरा समय पर भुगतान हो। जो बागपत मिल है उसकी पेमेंट है अच्छी,
लेकिन अदरवाइज जो जैसे किनोनी वगैरह है इनकी एक एक साल में आके पेमेंट लगती है। अच्छा, हाँ, तो ये तो आप लोगों के लिए दिक्कत वाली भाई बात दिक्कत वाली बात है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि क्या नाम है, आप हमारा फसल है, जो भी फसल है, गेहूं है या गन्ना है, अब मान लो किसानों पे लोन है, वो देगा कहाँ से, कैसे देगा? जब पैसा साल साल भर में आके लगेगा तो वो लोन की पूर्ति कहाँ से कर पाएगा? बताओ इस बात को सोच के। ब्याज भी नहीं पाड़ पाएगा वो। आखिरकार स्थिति क्या होगी? वो बेचारा अपनी जमीन बेचेगा, जमीन बेच के पैसे देगा, कहाँ से दे पाएगा? अच्छा, अब चुनाव है, हाँ जी, क्या लगता है आपको? चुनाव तो नहीं है, भाजपा तो बगल तो कहीं जाया जाए ना। अच्छा, हाँ जी, भाजपा को बिल्कुल। काहे, क्यों, किस लिए? भाई इसलिए बिजली ठीक मिल रही, किसान के चाह बिजली पानी, यहाँ रोड बढ़िया बन गए, गुंडागर्दी खत्म, किसान किसी टाइम खेत में किसी टाइम कहीं घूमो, अच्छा, साधन कहीं छोड़ियो वहीं पावागा। अच्छा, इस बारे में ठीक है। बागपत में मतदान 26 अप्रैल को होना है। फिलहाल तो सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बागपत से विपिन सोलंकी और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हम तेज़ी से प्रगति करने के दावे करते हैं, विश्व गुरु होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी लड़कियां पीरियड्स के शर्म और डर से आत्महत्या कर रही हैं। एक ऐसे बेहद दर्दनाक खबर आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है, जहां 14 साल की एक बच्ची ने पहले पीरियड के तनाव के कारण मौत को गले लगा लिया। और इस पर बात करने के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और माता पिता बेहद सख्ते में परेशान हैं। सुमिता बेलारे हैं जो वहाँ की संस्था की, पूरी समय कम है दिखा नहीं पा रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि लड़कियाँ ये शब्द, माहवारी शब्द या पीरियड शब्द तक नहीं बोलती हैं, पानी बोलती हैं, और ऐसे परिवार भी ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें ये अगर ऐसा हुआ है तो वाकई पे बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये किसी ग्रामीण इलाके की खबर नहीं है, ये हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, वहाँ से ये खबर आई है, इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहा है ये मामला। और जिस तरह से जो सामाजिक सेविकाएं हैं वो बताती हैं कि जब वर्कशॉप लिया जाता है बच्चों को जागरूक करने के लिए, तो जो परिवार वाले हैं वो शायद अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। परिवार में, बच्चियों में भी कुछ परिवारों में हीन भावना आ जाती है, शर्म इसके साथ जोड़ दी जाती है और हैरानी की बात भी है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये अपने आप में बहुत परेशानी वाली बात ये सामने आई है, जिस तरह से ये अभी भी कितनी बड़ी समस्या है कि पीरियड को लेकर, माहवारी को लेकर शर्म हमारी बच्चियां महसूस करें, और एक बच्ची ने तो कहा जा रहा है आत्महत्या ही कर ली इस मामले से के कारण। क्या ज़मीनी रिपोर्ट्स या जानकारियां आपको मिलती हैं? नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जरूर है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुंबई जैसे एक महानगर में आज हम बात करते हैं पीरियड लीव्स की, ही मासिक धर्म के दौरान छुट्टियां मिलनी चाहिए ऑफिसेज में, और इतनी ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक महज 14 साल की बच्ची केवल इस वजह से अपनी जान दे दे क्योंकि उसे मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हम सभी की चूक है। एक औरत की भांति कहें, टीचर, डॉक्टर, जिसकी भी भांति कहें, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है, परंतु ये वास्तविकता है। हमारे पास आज भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पहली मर्तबा पीरियड के बारे में कुछ ना जानकारी होने के कारण बहुत सीवियर एंजाइटी, पैनिक, इंसोम्निया, नींद ना आना, ऐसी तकलीफें हुई, या जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और टीचरों ने उनके जब बात की बाद में तब पता चला कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमें काफी कदम इस पे उठाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जिनको इस बारे में, हालांकि सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं 2011 से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, स्वच्छ नागरिक वाला स्कूल प्रोग्राम्स में भी ऐसे सरकार की बात ना भी करें, लेकिन इसमें ऐसे में तो स्कूल, परिवार, फ्रेंड ग्रुप, सोशल मीडिया का ये जमाना है, तो ऐसे में वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं स्कूल। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी टीचर हो, सीनियर हो, आया हो, कोई भी
परंतु अक्सर बच्चियां क्योंकि इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं लगती और प्राइवेट पार्ट से ऐसी चीज होना बहुत शर्मिंदगी की बात होती, तो कह ही नहीं पाती हैं किसी से। ये सबसे बड़ी कमी है। तो आपने जो सोशल मीडिया का नाम लिया है, वो वाकई में एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जा सकता है, क्योंकि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। अगर केवल हम 30 सेकंड का 60 सेकंड का एक जागरूकता का अभियान भी चला सकें जो हर फोन पे अवेलेबल हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जो बच्चियां इस कार्यक्रम को देख रही हों, पीरियड्स अगर हो रहे हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपनी टीचर्स, दोस्त और परिवार से, माँ पिता से इसके बारे में बात करें और घबराएं ना इसको लेकर। बहरहाल देश की बात में इसी खबर के साथ इतना ही। नमस्कार।